So, welcome to Biologist Shri. This is Shrikant speaking, your biology teacher, and today we are going to discuss about taxonomic aids, which is the last topic of your first chapter of the class 11th. Okay, so we have to study in this video taxonomic aids. So, let's get started. Okay, so as you know very well, whenever we see a aid word, aid word, so that means we have to give help, we have to need help, we have to assist something. So that mean कि हमें कुछ करना है, कुछ जो किसी चीज़ में हेल्प करे, जो किसी चीज़ को सीखने में, किसी चीज़ को करने में हेल्प करे, दैट मीन्स कि उसको हम एड बोलते हैं. सो यहाँ पर हमें टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ना है. दैट मीन्स कि विच इज़ रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी. दैट इज़ टैक्सोनॉमी व्हाट इज़ कि विच इज़ अ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये चीज़ें हमें वहाँ पर करनी होती हैं. सो हमें क्या करना है, इसमें टैक्सोनॉमिक एड को जानना है कि किस तरीके से वो कौन से एड हो सकती हैं, वो कौन सी असिस्टेंस हो सकती हैं जो हमें हेल्प करें टैक्सोनॉमी करने के लिए, जो हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो हमें किसी क्लासिफिकेशन में हेल्प करें हमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स की. तो वो हम उनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स. सो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमिक एड्स. सो वो क्या है कि टैक्सोनॉमिक एड्स आर द टूल्स. यहाँ पर देख लीजिए आप कि टैक्सोनॉमिक एड्स आर द टूल्स फॉर द टैक्सोनॉमिक स्टडी. ये वो टूल्स होते हैं, ये वो एड्स होते हैं या हेल्पिंग मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी कर लेते हैं. Okay, so some techniques, procedures, stored information that are useful in identification and classification of organisms are called taxonomical aids. कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर होती हैं, उसकी वजह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन या उसके बारे में जानना, उसके कैरेक्टर्स को पहचानना, ये सभी चीज़ें हम करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड की हेल्प से. ओके, सो अब हमें ये तो पता चल गया कि टैक्सोनॉमिकल एड किस चीज़ में हेल्प करने वाली है, हमें पूरा क्लासिफिकेशन, पूरा टैक्सोनॉमी में हेल्प करने वाली है. तो वो कौन कौन से एड हो सकते हैं. सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया और एक पूरी हायरार्की कर रखी है मैंने. आगे देखिए कि टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन से वी हैव टू स्टडी इन दिस होल लेक्चर. सो क्या क्या हैं, तो बॉटनिकल गार्डन्स, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम, की, फ्लोरा, कैटलॉग्स, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स. तो ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. हालांकि आपके एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ आपके हर्बेरियम मिलेगा, वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन्स मिलेंगे, आपको जूलॉजिकल पार्क्स मिलेंगे, एंड म्यूज़ियम मिलेंगे और बाकी मिलेंगी. लेकिन जो बाकी चार रिमेनिंग है कि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, तो ये लास्ट के पैराग्राफ में इनके नाम दिए हैं कि ये भी कुछ हैं, तो लेकिन इनके बारे में हम थोड़ा बहुत आगे जान लेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, हर्बेरियम. एज ए नेम सजेस्ट कि हर्बेरियम दैट मीन्स कि ये हर्ब से रिलेटेड है, ये प्लांट से रिलेटेड ओनली कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा एड है जो कि हमें टैक्सोनॉमी में हेल्प करता है, स्टडी में हेल्प करता है. तो क्या होता है हर्बेरियम, विच इज़ अ सिंगुलर वर्ड, हर्बेरिया विच इज़ अ प्लूरल वर्ड. सो हर्बेरिया आर स्टोर्ड हाउसेज ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट कलेक्शंस. यानी ये वो एक तरीके के ऐसे स्टोर हाउस होते हैं जहाँ पर हम प्लांट को प्रिजर्व करते हैं, वहाँ पर उनको सेव करके रखते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. लेकिन कलेक्ट कहाँ करते हैं, एक पर्टिकुलर हमारे पास शीट होती हैं, पेपर की बनी हुई शीट होती हैं, उनके ऊपर हम उनको प्लांट्स आर प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ प्रेस्ड, पहले उनको प्रेस्ड करके अच्छे से, है ना, एंड ड्राई करके उनको स्पेसिमेंट्स को माउंट करके चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, या हम उसको सिल भी सकते हैं अगर हम पेस्ट नहीं कर पाते तो पेपर के ऊपर उन प्लांट्स को चिपका दिया जाता है. ओके, एंड फिर हर्बेरिया एक्ट एज ए सेंटर रिसर्च एंड फंक्शन ऑफ रिसोर्स सोर्सेज ऑफ मटेरियल फॉर सिस्टमेटिक वर्क. यानी एक तरीके से हम हर्बेरियम को ये भी कह सकते हैं, हर्बेरिया को, कि एक सेंटर कह सकते हैं इसको हम, कि जो रिसर्च करने में, जो हमें फंक्शंस के बारे में पता करने के लिए एक एज ए मटीरियल जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो सिस्टमेटिक वर्क में हमारी हेल्प करता है हर्बेरिया. इसकी वजह से हम प्लांट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एक रूम है, आपके स्कूल में है, घर पे है, कहीं पर भी, और आपने वहाँ पर हर्बेरिया को कलेक्ट कर रखा है इन
इन्फॉर्मेशन सारी, क्योंकि शीट के ऊपर आपने प्लांट को चिपका रखा है, उसको पेस्ट कर रखा है, माउंट कर रखा है, और उसकी इन्फॉर्मेशन लिख रखी हैं कि कौन सी क्लास है, किसने उसको कलेक्ट किया था, कलेक्टर्स नेम, डेट, कहाँ से आपने लिया, लोकेशन, उसकी फैमिली, उसका जीनस, उसका बॉटनिकल नेम, बोटानिकल नेम जो होता है, साइंटिफिक नेम जो होता है, वो सारी चीज़ें उस पर लिखी होती है। अभी आगे देखेंगे पिक्चर में। तो ये सारी चीज़ जब स्टोर होती हैं तो हम अगर किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमें ईजिली हर्बेरियम से पता चल जाती है। ओके, सो अगर आप एनसीईआरटी में देखिए कि वहाँ क्या लिखा है आपकी बुक के अंदर। सो हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, है ना। ये एक तरीके से क्या है, एक ऐसा स्टोर हाउस होता है हर्बेरियम जहाँ पर हम प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, प्लांट्स के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, जो कि हम उनको पहले ड्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लेकर आएँ बाहर से किसी प्लांट को और उसको पेस्ट कर दें तो प्रॉब्लम होती है, पेपर भी बेकार हो जाता है। सो उसके लिए हम पहले उनको ड्राई करते हैं, फिर प्रेस्ड करते हैं, उनको प्लेन करते हैं ताकि ऊंचे नीचे ना रहें पेपर के ऊपर, और प्रिजर्व करके फिर हम शीट के ऊपर उनको पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं, माउंट कर देते हैं, देन बाद में उनको हम लैबलिंग भी कर देते हैं, और इवन उनके ऊपर हम ताकि डिसइंफेक्टेंट्स जो फंगस या ऐसी कोई चीज़ें वहाँ पर बीमारी या कुछ हमारे पेपर शीट को ख़राब कर दें, तो वो उन चीज़ से भी बचाने के लिए हम उनके ऊपर कुछ केमिकल्स का भी स्प्रे करते हैं। सो पॉइजन्स भी वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ताकि कुछ चीज़ों को मार दें। तो ओवरऑल हर्बेरियम के अंदर हमें प्लांट को प्रिजर्व करना है ताकि टैक्सोनॉमिक में हेल्प करें। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। जी हाँ, जब भी हम पेस्ट कर देते हैं हर्बेरियम शीट के ऊपर, एक पेपर शीट के ऊपर प्लांट को, तो उसकी सभी क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन हमें होता है उसके तरह वहाँ पर हम लिखा जाता है सब चीज़ें। ओके, फैमिली, जीनस जो हम लिखते हैं वहाँ पर, उसकी जो किंगडम है, ये चीज़ें हम लिख देते हैं वहाँ पर। These specimens, along with their descriptions, herbarium sheets become a storehouse for repository for future use. ये जितने भी स्पेसिमेन हमने बनाए हर्बेरियम में, वो सभी उनके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है हर्बेरियम शीट्स के ऊपर, तो वो हमारे लिए एक स्टोर हाउस बन जाते हैं, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़, कि फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं हमारी टैक्सोनॉमी में, हमें क्लासिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशंस में, इन चीज़ों में। नेक्स्ट लाइन है आपकी, हर्बेरियम शीट्स आर ऑल्सो कैरी लैबलिंग प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल, अबाउट बोटानिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, एक्सेट्रा। ये मैंने बता दिया है कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर पिक्चर में कि ये इस पूरे बॉक्स में कि फैमिली है उसका, फैमिली के साथ साथ वहाँ पर उसका बोटानिकल नेम है, लोकेलिटी है, पूरा साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर यूज़ करना है, जीनस और स्पीसी दोनों, और डेट कब उसको कलेक्ट किया है, हैबिटेट कैसा है उसका, फील्ड कैसा था, कहाँ से लिया है, हैबिटेट कैसा है उस प्लांट का, और फील्ड जो फील्ड नोट्स है उसका कुछ भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, कैसा है प्लांट, फ्लावर कैसा है, नेम ऑफ कलेक्टर्स जिसने कलेक्ट किया है, कलेक्टर्स फील्ड्स नंबर, फील्ड का एक नंबर दे सकते हैं हम कहाँ से है, तो उसको 1, किसी को 2, किसी को 3, ऐसे करके, और वर्नाकुलर नेम यानी उसका कॉमन नेम वहाँ पे लिखा जाना। तो ये चीज़ें हमें उस हर्बेरियम शीट्स के ऊपर लिखना होता है, तो इन चीज़ों से हम उसके बारे में, प्लांट के बारे में जान लेते हैं। ओके, सो ये हर्बेरिया सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिकल स्टडी, तो एक बहुत ही जल्दी तरीके से हम इसको पहचान लेते हैं। तो हर्बेरियम के लिए हम क्या करते हैं, शीट तो ये आपको पता चलेगा कैसे बनाते हैं, प्लांट को देखो पेस्ट कर रखा है हमने, उसके ऊपर माउंटिंग कर रखी है। ओके, तो स्टिचिंग भी कर सकते हैं हम, अगर पेस्ट नहीं कर पाए स्टिचिंग सिल ले सकते हैं सुई धागे से। ओके, तो और इन जब भी जितने भी, क्योंकि हमारी इसमें फैमिली होती है, जीनस होता है, ये चीज़ें होती हैं, तो हमें पता होता है कि कहाँ हमें इसको स्टोर करना होता है। तो इसके लिए एक पूरा रूम बना होता है जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, जो हर्बेरियम की कैबिनेट होती हैं, इसके अंदर हम इसको रखते हैं। फैमिली वाइज हम इनको रख देते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप फैमिलीज़ लिखी हुई हैं हर एक कैबिनेट के, हर एक बॉक्स के अंदर मिला के अंदर, रेननकुलेसी है, मैननकुलेसी है, ये जितनी भी फैमिली हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसमें रख देते हैं। तो ताकि कोई भी अगर आपको स्टडी करनी है टैक्सोनॉमी, तो ईजिली जिस फैमिली की आपको करनी है, हम फैमिली में से उस फाइल को निकालेंगे, उसके प्लांट को देखेंगे, उसके फीचर्स को जान लेंगे। ये कुछ हर्बेरियम जो हैं, कुछ इंडिया के और कुछ बाहर के, यानी इंटरनेशनली जो हैं, वो भी यहाँ पर हर्बेरिया लिखे हुए हैं कि ईयर इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो ये आप देख लेना यहाँ पर कि म्यूज़ियम नेशनल हिस्टोयर नेचुरली पेरिस फ्रांस का है, और अगर हम इंडियन की बात करें तो कोयम्बटूर है, मद्रास हर्बेरियम BSI कैंपस। तो ये कुछ हैं हर्बेरिया। सो नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर्स, किस तरीके से हम क्या प्रोसीजर यूज़ करते हैं हर्बेरियम शीट बनाने के लिए, क्योंकि आप 11वीं क्लास में हैं। सो आपके प्रैक्टिकल्स में ये चीज़ होती है, वहाँ पर हर्बेरियम बनाई जाती है, आपको बनाना होता है। तो हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हमें कलेक्ट करना होता है, देखिए यहाँ पर
कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, जो भी प्लांट हम वहाँ पर लगाने वाले हैं शीट के ऊपर है, तो हमें चाहिए वहाँ पर प्लांट वो स्पेसिमेन। ओके, कौन सी स्पेसीज आप लेकर आए हैं। प्रेसिंग करनी है एंड ड्राइंग टू रिमूव मॉइस्चर कंटेंट, उस प्लांट जो क्योंकि हरा होता है, ग्रीन होता है, सो उसको पहले हम ड्राई करते हैं, फिर आयरनिंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, ताकि वो सीधा इजीली वो पेस्ट हो जाए शीट के ऊपर। फिर हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं या पॉइजनिंग करते हैं, ताकि टू प्रिवेंट फंगल अटैक, क्योंकि हम पेस्ट करने वाले हो सकते हैं वहाँ पर फंगस आ जाए, फंगस उसको सारा ख़राब कर देगी, फंगस लग गई है तो हमारा सारा स्पेसिमेन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको स्टेरिलाइज यानी उसको फ्री करना है, फ्री फ्रॉम जर्म्स, इन चीज़ों से बचाना है। तो हम उसके लिए कुछ केमिकल यूज़ करते हैं, ताकि एक लिख सकते हैं आप कि HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड। ओके, तो ये एक केमिकल है जो कि हम यूज़ करते हैं। बाकी फिर हम माउंटिंग करते हैं, पेस्टिंग और स्टिचिंग ऑन ए शीट। माउंटिंग का मतलब हम उसको चिपकाते हैं पेपर के ऊपर, कलेक्ट कर लिया, प्रेसिंग कर ली, ड्राइंग कर ली, स्टेरिलाइज कर लिया, फिर उसके बाद माउंटिंग यानी पेस्ट करेंगे। किस तरह से हम उसको चिपकाने वाले हैं, तो आप टेप से आप स्टिचिंग कर सकते हैं। ओके, केमिकल यूज़ कर सकते हैं पेस्टिंग करने के लिए, तो उन चीज़ों से चिपका सकते हैं। फिर आता है आपका लैबलिंग। जी हाँ, लैबलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम पता करेंगे उसका फ्यूचर यूज़ के लिए हम कैसे रखेंगे उसको। तो लोकल नेम उसका होगा, बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नेम उसका होगा, इंग्लिश नेम उसका होगा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर तरीके से करेंगे सब उसका साइंटिफिक नेम, फैमिली होगी, कलेक्शंस की डेट होगी, कब कलेक्ट किया था आपने, कौन उसको लेकर आया, तो कलेक्टर्स नेम भी होगा, टाइम भी होगा, किस दिन आपने उसको लिया, तो ये चीज़ें हमें उसके ऊपर लिखनी होती हैं। एंड देन स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम शीट, उनको स्टोर करने के लिए कैबिनेट बना लेते हैं अपनी फैमिली वाइज, तो उसके अंदर रख देते हैं। आई होप समझ में आ गया हर्बेरियम। अगर हम बात करें हर्बेरियम, लार्जेस्ट हर्बेरियम अगर वर्ल्ड की बात करें तो इंग्लैंड की है, जो कि है क्यू, और नाम है उसका रॉयल बोटानिकल गार्डन। रॉयल बोटानिकल गार्डन जो कि कहाँ पर है, क्यू इन इंग्लैंड। और अगर हम इंडिया की बात करें, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन द इंडियन बॉटनिकल गार्डन एट कोलकाता। ओके, कोलकाता के अंदर है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, अभी बॉटनिकल गार्डन्स आएंगे वहाँ पर, तो उस जगह है, वहाँ पर है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। सो नेक्स्ट आता है आपका बॉटनिकल गार्डन्स। सो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि बोटानिकल गार्डन्स क्या है। गार्डन्स आप जानते हैं जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की रिपोजिटिंग होती है, लिविंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पर। तो ए बॉटनिकल गार्डन इज़ ए रिपोजिटरी ऑफ लिविंग प्लांट्स। सिर्फ लिविंग प्लांट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, अरेंज्ड होंगे, मेंटेन्ड होंगे, किस तरीके से साइंटिफिक नाम होगा उनका। हर एक प्लांट के ऊपर पेस्टिंग होती है, उसका साइंटिफिक नेम होता है। कलेक्शंस आर यूजुअली लेबल्ड और मार्क्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, ताकि उनको पहचान लिया जाए, उनका नाम पता कर लिया जाए फैमिली, तो ये चीज़ें उनके ऊपर ऑटोमेटिकली प्लांट्स के ऊपर लेबल्ड होती है, उसका साइंटिफिक नेम बायोनोमेनक्लेचर की हेल्प से, और उसकी जो फैमिली है, उसका जो किंगडम है, ये चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं प्लांट की। तो अगर किसी गार्डन में हम जाते हैं, या इवन आप अपने स्कूल के अंदर भी गार्डन बना सकते हैं, जितने भी वहाँ पर प्लांट हैं आप इनको लेबलिंग कर सकते हैं, तो एक छोटा मोटा आपका बोटानिकल गार्डन वहाँ पर भी बन जाएगा। इट इज़ ए प्लेस टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द ब्यूटी, साइंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। जी हाँ, कि वहाँ पर जो लिविंग प्लांट्स हैं, तो जो ब्यूटी है वहाँ पर प्लांट्स की, तो पीपल को उसके बारे में बताने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हम वहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। साइंस, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इट इज़ ए प्लेस जहाँ पर हम एजुकेट कर सकते हैं ह्यूमन बींग को, पीपल्स को। फिर आता है दे ग्रेजुअली बिकम ए सेंटर ऑफ नेचुरल एस्थेटिक ब्यूटी एंड प्लेस ऑफ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द नेचर। यानी कि एक तरीके से बॉटनिकल गार्डन जो हमारा है वो एक सेंटर बन जाता है, ताकि उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको दिखाने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस हम इसको बना देते हैं। क्योंकि हर एक बंदा जो कि टैक्सोनॉमी कर रहा है, जो कि जानना चाहता है प्लांट्स के बारे में, तो वो इसको देखने आएगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी जानने की नेचर को, कैसा ये प्लांट है, कौन सा ये प्लांट है, तो उसके फीचर्स जानने के बारे में, तो ये चीज़ें वहाँ पर सेंटर बन जाता है ये बोटानिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन आर देयर सोर्स ऑफ एजुकेशन, कंजर्वेशन, रिसर्च, रिक्रिएशन टू मिलियंस पीपल। रिक्रिएशन आप जानते हैं, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के काम भी करती हैं ये, कि आप जाइए, आप देखना चाहते हैं कैसा फ्लावर है, कैसा प्लांट है, तो ये एंटरटेन का भी काम करेगा आपका। एजुकेशन मिलेगी आपको, प्लांट के बारे में जानने को मिलेगा। कंजर्वेशन, रिसर्च हमें मिलेंगी कि हमने प्लांट को किस तरीके से कंजर्व कर रखा है, कैसे हमने उनको बचा कर रख रखा है, और कैसे हम फ्यूचर यूज़ में उसको हम यूज़ कर सकते हैं।
अगर हम रोल की बात करें बोटानिकल गार्डन्स का क्या रोल है, किस चीज़ में हमारे वो हेल्प करते होंगे या कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है दे आर सेंटर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्लांट एक्सटेंशन वाली स्टेज में पहुंच गए हों, यानी कि ऐसा लग रहा है कि हमें ख़त्म होने वाले हैं फ्रॉम द अर्थ, तो उसको हम बचाने के लिए हम इसको एक कंजर्वेशन सेंटर भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि प्लांट की रिसोर्स को बचा कर रखेगा, ओके, एक्सटिंक्ट होने से बचा देगा। दे आर होम फॉर रेयर एंड एंडेमिक स्पीसीज। हाँ, कुछ प्लांट्स हैं वहाँ पर, तो जब प्लांट्स हैं चारों तरफ वहाँ पर, तो बड़े प्लांट हैं, छोटे प्लांट हैं, तो कुछ स्पीसीज़ होंगी, एंडेमिक स्पीसीज़ होंगी, वहाँ पर अपना वो होम बनाएंगी, तो उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा। बर्ड्स होती हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ये चीज़ें। दे हाउस जर्मब्लास्ट कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड ऑर्नामेंटल, इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स। जी हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं हमारे, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, डेकोरेशन करने वाले प्लांट, इकोनॉमिक हेल्प जो हमें करते हैं, मेडिसिन बनाने वाले प्लांट्स, तो हमें अगर ये प्लांट चाहिए तो हम बोटानिकल गार्डन्स के अंदर इनको स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आपको लगाने हैं, आपको ये पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो वहाँ से एज ए जर्म प्लाज हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आगे की जनरेशन नए नए प्लांट्स बना लिए जाएं। दे आर प्लेसेस फॉर प्रोपगेशन ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स। जी, ये तो पहले भी हो चुका है कि जो भी हमारे थ्रेटन्ड प्लांट्स हैं, जो हमारे थ्रेटनिंग वाली स्टेज में आ चुके हैं, लगता है कि हमें ख़त्म होने वाले प्लांट हैं, फ्यूचर में ख़त्म हो सकते हैं, तो उनके लिए हम प्रोपगेशन कर सकते हैं यहाँ से ले जाकर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम वो प्रोपगेशन करके नए प्लांट्स बना सकते हैं, ताकि हम थ्रेटनिंग से बचाएं उनको। दे हेल्प इन द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। हाँ, ये हमें इकोनॉमिक जो हेल्प हमें मिलती हैं, दवाइयाँ हम बनाते हैं, कमर्शियली हेल्प जो हमें मिलती है, वो चीज़ें हम यहाँ से अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि उनके यूजेस भी हमें पता होते हैं बोटानिकल गार्डन की वजह से, कि क्या यूज़ कर सकते हैं हम, किस चीज़ में यूज़ प्लांट हो सकता है। दे जनरेट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ प्लांट्स। हाँ, पीपल की वो हेल्प करते हैं कि इस प्लांट की क्या वैल्यू है, किस चीज़ में ये यूज़ होता है, हमें एजुकेट करते हैं ये चीज़, इन चीज़ों की वजह से जनरल पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो इम्पोर्टेंस क्या होती हैं, तो वो हमें चीज़ें पता चलती हैं बोटानिकल गार्डन से। ये है इंग्लैंड का क्यू गार्डन, लार्जेस्ट जो गार्डन है बोटानिकल गार्डन। सो ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर इमेज है, ब्यूटीफुल इमेज यू कैन सी हेयर। आगे आता है हमारा कुछ टॉपिक इसमें ही है, बोटानिकल गार्डन कौन कौन से हैं। तो दीज स्पेस गार्डन है द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। लिविंग प्लांट्स होते हैं, जी हाँ, वहाँ पर लिविंग प्लांट्स हैं सभी के सभी, और आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनको। ईच प्लांट इज़ लेबल्ड इंडिकेटिंग इस बोटानिकल और साइंटिफिक नेम। मैंने बता दिया है, प्लांट्स के ऊपर लेबलिंग लगी होती है, कौन सा प्लांट है, कौन सी फैमिली है, साइंटिफिक नेम किस तरीके से उसका जो होता है। अगर हम बात करें क्यू की, इंग्लैंड का जो बोटानिकल गार्डन, लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड का है, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि हावड़ा कोलकाता में है, ओके। एंड एट नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है वो है नेशनल बोटानिकल रिसर्च। आगे आता है हमारा म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम क्या होते हैं, ये अगर आप बुक में देखें अपनी, तो वहाँ पर लिखा है कि बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेटअप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आपका स्कूल है तो वहाँ पर आप म्यूज़ियम बना सकते हैं, वहाँ पर आप एनिमल की स्पेसिमेंस को लगा सकते हैं। आपने अपने बायोलॉजी लैब में देखा भी होगा, कुछ स्पेसिमेन आपके पास मिलेंगे, जार के अंदर बंद होते हैं वो, तो वहाँ पर वो रखे होते हैं। तो ऐसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर ये आपकी लैब के अंदर ये चीज़ें बनाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। अगर आप पिक्चर देखें तो ये देख सकते हैं आप, ये एक लैब है, वहाँ पर एनिमल्स की रिपोजिटरी है, यहाँ पर म्यूज़ियम बना रखा है, बंद है ये स्पेसिमेंस के अंदर, बॉक्स के अंदर। तो ये हमें एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करना है, बच्चों को बताने के लिए, कॉलेजेस स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि इसकी जो रिलेशनशिप है, किसके साथ कैसी रिलेशनशिप रही होंगी, कौन सा ये ऑर्गेनिज्म है, उसका साइंटिफिक नेचर। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रीजर्व्ड प्लांट्स एज वेल एज एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट ही होते हैं, प्लांट के साथ साथ एनिमल्स भी होते हैं। तो म्यूजियम में हमारा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें यहाँ पर प्लांट भी मिलेंगे देखने को, हमें यहाँ पर एनिमल्स भी मिलेंगे, लेकिन लिविंग नहीं होंगे, सिर्फ डेड होंगे, जिनको हम सिर्फ प्रिजर्व कर रखा है विद द हेल्प ऑफ केमिकल, स्पेशल केमिकल्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड एक केमिकल होता है जो कि इन चीज़ों को सड़ने से, बेकार होने से बचाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स
कंटेनर्स होते हैं, जार्स होते हैं, उनके अंदर हम इसको बंद करके रखते हैं। ट्रांसपेरेंट जार होता है ताकि बाहर से आप देख लें। केमिकल के अंदर ये रखे हुए होते हैं ताकि इनको प्रिजर्व कराया जा सके, अच्छे से बचा कर रखें। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो उनके लिए हम उनको सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, मार देते हैं, किलिंग करते हैं केमिकल से, फिर पिनिंग कर देते हैं, पिन लगाकर उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं बॉक्स के अंदर। लार्जर एनिमल्स की अगर हम बात करें जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, स्टफ्स, प्रिजर्व्स, तो उनको हम स्टफिंग करते हैं। स्टफिंग का मतलब कि एक बॉडी बना दी जाती है उनके शेप की, और उस जैसे बर्ड है तो बर्ड वाली शेप के उसके अंदर कुछ सामान भर के, केमिकल कुछ भी चीज़ भर के, तो उसकी शेप दे दी जाती है उस बर्ड लाइक या मैमल्स लाइक जो भी है वो, तो उस तरीके की प्रिजर्व कर देते हैं। स्टफिंग का मतलब किसी चीज़ को भर देना, भूसे की तरह भर देना, और उसकी जो बाहर से शेप दिखती है, जैसे कि एनिमल्स बना सकते हैं लायन की एक पूरी आपने बॉडी मिल गई, उसके अंदर सामान भर दिया, उसके अंदर भूसा भर दिया, तो बाहर से शेप तो उसकी लायन वाली ही बनकर आएगी। जैसे हवा भर देते हैं, स्टफिंग करते हैं। म्यूज़ियम में ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। जी हाँ, अगर आप म्यूज़ियम में जाएँ तो वहाँ पर आपको स्केलेटन्स मिलेंगे एनिमल्स के, काफ़ी सारे, ह्यूमन बॉडी का मिलेगा, बर्ड्स का मिलेगा, इन सभी के मिलेंगे। ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूज़ियम की, जो कि कॉलेज से ली गई है। अब आते हैं हमारे जोलॉजिकल पार्क्स, विच इज बिलोंग्स टू किसके लिए है। देखो यहाँ पे जूलॉजी आ रहा है तो इसका मतलब कुछ एनिमल से रिलेटेड यहाँ पर पार्क बने हुए हैं। तो होगा क्या, दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड environment under human care and which enable us to learn about their food habit and their behavior। यानी हम यहाँ पर कुछ एनिमल्स होते हैं हमारे पास, वाइल्ड एनिमल्स, जिनको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, पर्टिकुलर एरिया के अंदर बंद करके रखते हैं हम उसको, और उसको नेचुरली जो एनवायरनमेंट होता है वही दिया जाता है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर एनिमल बाहर अगर रहता है तो उसको जो एनवायरनमेंट वहाँ ज़रूरत होती है वही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हम उसको रख कर दे सकते हैं। अगर हम लायन की बात करें, मान लीजिए कि लायन है, उसको जो भी इन्वायरमेंट बाहर चाहिए, खाना पीना चाहिए, वही हम उसको एक चारों तरफ से बंद शील्ड के अंदर रखने के बाद भी हम उसको दे सकते हैं या देते हैं। तो हमें जूलॉजिकल पार्क में यही करना होता है, एनिमल्स रखते हैं वहाँ पर, उसको इन्वायरमेंट दिया जाता है और प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो फूड हैबिट जो भी होती है उसकी सब चीज़, उसके बिहेवियर, इन चीज़ों के बारे में हमें भी पता चल जाता है एनिमल्स का। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फॉर एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिट्स। मैंने बता दिया है कि जहाँ पर वो रहता है बिल्कुल जैसे नेचुरली वो रहता होगा, सेम वही प्रोटेक्टेड एरिया में बंद करके हम उसको वही नेचुरल हैबिट है उसको प्रोवाइड कराते हैं। और हमें जानना होता है, हमें ये भी पता चल जाता है किस तरीके से ये खाते होंगे, पीते होंगे, क्या ये करते हैं, उसकी सारी चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाती हैं। चिल्ड्रंस लव टू विजिटिंग देयर पार्क्स, कॉमनली कॉल्ड जूस। ये तो आपको पता ही है, तो वहाँ पर लोग जूस में देखने जाते हैं एनिमल्स को। सो ये भी क्या है, टैक्सोनॉमी करने के लिए हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। तो अगर आपने देखा भी, अगर लायन का एक केज है, वहाँ पर एक बंद है एरिया में, तो बाहर की तरफ बोर्ड लगा होता है, वहाँ पर सारी उसकी इन्फॉर्मेशन लगी होती हैं कि साइंटिफिक नेम क्या है, इसका नेचर कैसा है, उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर हमें पता चल जाती हैं। तो टैक्सोनॉमी वहाँ से कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक जूलॉजिकल पार्क है हमारा, एक पिक्चर्स हैं। आगे आते हैं कीज़। जी हाँ, कीज़ जो कि हमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, हमें कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाए। अगर मैं आपको बोलूं कि सामने दो एनिमल्स रखे हुए हैं, एक बर्ड है, एक एनिमल है, मान लीजिए डॉग है और एक बर्ड है, तो सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो कुछ कैरेक्टर के बेस पर ही हम उसके करते होंगे। मान लीजिए मैं बोलूँ एक कैरेक्टर कि उसके फैदर हैं या नहीं है, और है ये यस और नो में बताना है या नहीं। तो जाहिर सी बात है आप बोल देंगे कि यस इसके हैं, तो उसको हम दूसरी कंडीशन में ले जाएंगे, अगर नहीं है तो दूसरी कंडीशन में ले जाएंगे। तो कीज़ क्या होती हैं, इट इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़, है ना। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मान लीजिए क्लास में दो बच्चे भी हैं, तो हम उनको, एक लड़का एक लड़की है, तो कुछ कैरेक्टर्स उसके सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटी के बेस हम उसको अलग कर देते हैं। तो वो कैरेक्टर्स जो हैं जिसके बेस पर हम करते हैं उसको हम कीज़ बोलते हैं। ओके, तो कीज़ आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कॉपलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो टर्म आने वाली हैं, दो टर्म आएंगे अभी, एक कॉपलेट और एक आएगी लीड। कॉपलेट मैंने यहाँ पे अलग से करके लिखा है, कॉपलेट एंड लीड, यानी जो दो पेयर हम कैरेक्टर्स लेते हैं, जो पेयर होती है हमारे पास, मान लीजिए दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनको हमने पेयर में लिख दिया है कैरेक्टर्स को, तो एक पेयर हो गई हमारी
दो कैरेक्टर्स हैं, एक पेयर हो गई है, उस पेयर को हम बोलते हैं कॉपलेट। और हर एक स्टेटमेंट जो हम यूज़ करते रहते हैं एक एक करके, जो हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, एक कैरेक्टर जो ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं लीड। ठीक है, जो कि हमें लीड देने वाले हैं, हमें बताने वाले हैं कि क्या ये, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसका, क्या ये एनिमल या प्लांट है। तो कॉपलेट क्या है? इट इज़ ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। हमारे पास दो क्वेश्चन होंगे, उनमें से हमें येस और नो करके आंसर देना होता है। तो ये जो दो कैरेक्टर्स हमें मिले हैं, तो पेयर जो मिली है एक, उसको हम बोलते हैं कॉपलेट, और जो एक हर एक स्टेटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं की। तो एन एक्सेप्टेंस ओनली वन। तो अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उनमें से एक ही आप एक्सेप्ट करेंगे, दोनों तो नहीं कर सकते, एक ही होगा, तो उसको कॉपलेट बोलेंगे। ईच स्टेटमेंट इज लिंक इन द की का लीड, उसको हम बोलते हैं लीड। हर एक स्टेटमेंट जो हम यूज़ करते हैं की के अंदर, उसको हम बोलते हैं लीड। देखिए आगे हम बात करते हैं कैसे। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबके लिए कीज अलग अलग होती हैं। अगर हम स्पीसीज में जाएं तो अलग कीज होंगी, जीनस में जाएं थोड़ी और अलग कीज होंगी, फैमिली के लिए जाएं तो और अलग कीज हमारे पास होती हैं। तो कॉपलेट और लीड पता चल गया। कॉपलेट क्या है? इट इज़ ए पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। जो क्वेश्चंस पूछेंगे आप, वो जो पेयर है वो कॉपलेट, और जो हर एक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं यस नो में जो एक यस, तो दैट इज़ ए लीड। हमें लीड मिल गई है आगे तक पहुंचने की। तो एक मैंने एग्जांपल लगाया यहाँ पर। एक क्वेश्चन है, डज इट हैव एक्सटर्नल ईयर्स? क्या उसके एक्सटर्नल ईयर्स हैं या नहीं? अगर आपको पता है ईयर किसके हैं, तो ये फीचर किसका होता है? मैमल का। मैमल के ईयर होते हैं, तो एक फीचर मिल रहा है हमें। ये देख हाइट आपको वो दे दिया है। डज इट हैव एक्सटर्नल ईयर्स? अगर ईयर्स हैं तो इसको, अब इसके देखो हमें दो कैरेक्टर मिल गए, यस नो, दो हमें पेयर मिल गया है ना, यस और नो, तो इसको हम कॉपलेट बोलेंगे। सो डज इट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, यस और नो। अगर आंसर आपका आता है यस, तो हम जाएंगे सेकंड पॉइंट, गो टू टू, इस पॉइंट पर आ जाइए अगर यस आंसर आया। ठीक, अब यस आंसर आ गया है तो अब हमारे पास दो चीज़ आ जाएंगी। क्या हो सकता है? वो बैट हो, या हो सकता है अगर नो है तो कैट हो। ओके, सो हम जैसे हमें पता चला कि एक्सटर्नल ईयर्स हैं तो हमने बोला यस हैं, तो हम गो टू पर आ जाइए। टू वाला पॉइंट करते हैं। डज इट फ्लाई? अगर आपको लगता है कि फ्लाई करता है तो आप बोलेंगे यस, तो वो होगी बैट, आंसर मिल गया। अगर आपको लगता है नहीं वो नहीं करती है फ्लाई, तो हो सकता है वो क्या हो? कैट। ठीक है, सो अगर लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर अगर नो होता तो क्या करते? तो नो होता तो हम गो टू थर्ड नंबर पर जाते। डज इट फ्लाई? क्या वो फ्लाई करता है? अगर नो आंसर है, हमें नहीं पता कि उसके हैं नहीं, तो हम बोलेंगे नो नहीं है, तो हम बोलेंगे चलो तीसरे पे चलते हैं। तो वहाँ पर भी हमें दो यस और नो में आंसर देना है। तो अगर फ्लाई करता है तो यस बोल दिया तो कह देंगे बर्ड है। ठीक, अगर फ्लाई नहीं करता है तो हम चले जाएंगे फोर्थ पॉइंट पर, क्योंकि अभी हमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिली है यहाँ पर, तो फोर्थ पर जाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? डज इट हैव लिम्स? क्या उसके लिम्ब हैं? जो लिम्ब का मतलब एक तरीके से चलने में जो हेल्प करेंगे। अगर है तो वो होगा फ्रॉग। लेकिन अगर आंसर यहाँ पर भी हमारा नो में आ रहा है तो हम अगली स्टेप पर चले जाते हैं, अगले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर चले जाएंगे, कॉपलेट में चले जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? डज इट हैव गिल्स? तो अगर यस तो फिश हो सकती है, अगर नहीं है तो स्नेक भी हो सकता है वो, अगर गिल्स नहीं है तो ओवरऑल हमारे पास कॉपलेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, पेयर्स हैं कैरेक्टर्स की, और हमारे पास कीज़ मिलती जा रही हैं, अगले जो हमारी लीड मिलती जा रही है। ठीक है, हमारे पास कैरेक्टर है, उसकी जो पेयर थी, लेकिन हर एक पेयर से एक हमें की मिलती है, एक लीड मिलती है। यस से हमें एक लीड मिली अगले की, तो यस हो गया लीड, नो हो गया ये भी एक लीड। यस नो जो हमारे पास है ये है लीड, और अगर हम दोनों को मिलाएं एक पेयर बनती है, उसको हम बोलते हैं कॉपलेट। तो इन्हीं से हम अगली स्टेज पर देखो पहुंच रहे हैं। यस बोलते हैं तब भी हम अगली स्टेज पर जाते हैं, नो बोलते हैं तब भी हम अगली स्टेज पर जाते हैं। तो हमारे पास एक लीड मिल जाती है अगली स्टेज पर पहुँचने की। तो हमें कॉपलेट और लीड पता चलेगा कि कीज़ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कॉपलेट एंड लीड। कॉपलेट पेयर में कैरेक्टर्स होते हैं, लीड इंडिविजुअल होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि हमें अगली स्टेज पे पहुंचाता है। और वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्लोरा, manuals, monographs and catalogs in details. So thank you so much. Stay home, stay safe.